हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और बहुत ही जोश के साथ इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पहला लेक्चर कब आएगा 12th क्लास का। राइट, मैं पूनम प्रजापत कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करती हूँ। तो जल्दी जल्दी आओ फटाफट और जल्दी से इकट्ठे होकर के शुरू करते हैं हम सब मिलकर क्या आज का अपना पहला लेक्चर, जो अपना एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है विलियन या कहूँ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने 11 में बहुत कुछ नहीं पढ़ा है और फिर 12th में आप डर लग रहा होगा कि मैम पहले से ही रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री सुनते हैं शब्द, ये सब्जेक्ट, तो हम लोग पहले ही डर जाते हैं और अब फाइनली हम आ गए हैं 12th में तो और ज़्यादा डर चुके हैं, है ना। ये डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे तो कई बार ये सोच लेते हैं कि हमें सब्जेक्ट साइंस चेंज कर देना चाहिए 12th में, है ना। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो जो मेहनत आप कर रहे हैं वो एक दिन ज़रूर रंग लाती है। तो इसी जज्बे के साथ आज हम बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से, जहाँ से अपन ने 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पर अपन ने जो टॉपिक्स पढ़े थे, मोल कॉन्सेप्ट, मोललता पढ़ा था ना, उसी को कोरिलेट करते हुए ये अपना चैप्टर है जिसको आज हम शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें अपने को पढ़ना है, साथ ही हमें ये भी देखना है कि इसमें पूरे टॉपिक्स कितने, पूरे चैप्टर में जो आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलाना है, और उसके साथ ही अपने को ये भी देखना है कि हम उसको बेसिक से कैसे पढ़ सकते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम समय की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो अपना फर्स्ट लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आज की क्लास में जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो कुछ भी मैं आपको टॉपिक्स आज जो पढ़ाने वाली हूँ उसके बेसिस पे आपको होमवर्क दिया जाएगा और वो होमवर्क आप सभी को अटेम्प्ट करना है और सभी को उसके आंसर्स भी भेजने हैं। मैं सबका चेक करूंगी कि कौन कौन बच्चा होमवर्क अटेम्प्ट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें होमवर्क कहाँ मिलेगा, तो आप लोग बच्चों अपना डिस्क्रिप्शन में भी होमवर्क का लिंक दिया है, कमेंट में भी दिया है, वहां जाकर के आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, होमवर्क ओपन हो जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स आपको करने हैं और अच्छे से होमवर्क को जो भी पढ़ाया गया उसके बेसिस पे आंसर करना है, ताकि हमें मालूम चलेगा कि आप लोग कितना अच्छे से कवर कर रहे हैं और आपको खुद को भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। हम इस विलियन वाले चैप्टर में सबसे पहले ये चीज देखेंगे, क्या बेटा, हम देखेंगे कि अपने पास जो सॉल्यूशन शब्द है वो होता कितने प्रकार का है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को हम यहाँ देखेंगे। सेकेंडरी थिंग, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी कि जो सॉल्यूशन अपन तैयार करते हैं उसके अंदर जो दो क्या होते हैं, दो अवयव या घटक होते हैं जिसे हम विलय और विलायक कहते हैं, वो किस तरह से उनकी सांद्रता उस विलियन में कैसे कार्य करती है, कितना मैटर करती है। राइट, आज हम ये पूरा आराम से डिटेल से पढ़ लेंगे, धैर्य से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि अपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पूरा चैप्टर को कवर करता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए। जब भी आप अपने नोट्स बनाएं, जब भी नहीं कहूँगी, ये शब्द नहीं यूज़ करूँगी, मैं ये कहूँगी कि बेटा आज आपका पहला लेक्चर है, आज ही आप अपने नोटबुक यानी कि एक रजिस्टर खरीद लें और उसके अंदर पहला चैप्टर सॉल्यूशन लिखें और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ पे आपको मैं आज बता रही हूँ, ठीक आपको भी वैसे ही उसको नोट करना है, मेरे साथ साथ ही करना है। बैकलॉग जैसा शब्द अपने जीवन में आना ही नहीं चाहिए राजा,
ठीक है। और वो कब होगा? जब हम कंटिन्यू कोई कार्य करेंगे, लगातार अपने को जैसे धैर्य से पढ़ना है, हम उसी तरीके से धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहना और नोट्स तुरंत बना लेना। ऐसा नहीं करना कि चलो मैम ने लेक्चर पढ़ा दिया, हम पढ़ लिए, हम बाद में इसके नोट्स बनाएंगे, नहीं। जब भी मन में ऐसी कोई बात आए ना, तो एक बार मेरी बात जरूर याद कर लेना कि जो बीत जाता है उसे कोई कभी नहीं पकड़ सकता है। इसलिए समय के साथ दौड़ो। अगर आपने समय को आज बर्बाद किया तो कल वो तुम्हें डेफिनेटली बर्बाद कर देगा, राइट। तो अपने को समय को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको यूज करना है, ठीक। तो चले आओ, तो अपने को सबसे पहले अपन देखने कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पूरा डन। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें विलयन के प्रकार, उसके बाद पढ़ना है विलयनों की सांद्रता, जैसे मैंने बताया था। फिर आती है विलयता, यानी कि जब सॉल्यूशन में आपने विलय और विलायक पढ़ा है, वो मैं बताऊंगी अभी एकदम कि किस तरह से क्या काम होता है, बट थोड़ा सा अभी हिंट कर रही हूँ। विलय और विलायक जब आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होते हैं, घुलते हैं, तो उस समय उनकी विलयता क्या होती है वो यहाँ पर देखनी है। सेकेंडरी थिंग, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, यानी जब आपने विलय विलायक में घोला तो वो वाष्पशील है या नहीं है, कितना वाष्पशील है, वो द्रव्य की सतह पर कितना दाब डालता है, ये आपने 11th में भी पढ़ा है। जो अपना पदार्थ की अवस्थाओं वाला चैप्टर था ना, वहां पर आपने वाष्प दाब पढ़ा था ना, और पढ़ा था तो इतना याद है तो भी बहुत है। अगर आपको इतना याद है तो इसके बाद मैं आपको ले चलूंगी आगे की दुनिया दिखाने के लिए, ठीक है। तो आ जाओ, फिर अपन पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन, यानी आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो कोई नियम को फॉलो करता है। जैसे हमारे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, आदर्श बच्चा है, ये बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है। क्यों कहते हैं हम ऐसा? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बच्चा जो स्कूल के रूल और रेगुलेशंस होते हैं उन्हें हमेशा फॉलो करता है, तो वो क्या होता है? आदर्श होता है। ऑफ कोर्स आप जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, वो सभी बच्चे आदर्श हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि हमें भविष्य में क्या करना है, राइट। तो उसी बेस पर सॉल्यूशंस भी कोई ना कोई नियम का पालन करता है, तो उसे वो क्या होता है? आदर्श और अनादर्श होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म जो आपने विलायक में विलय डाला है, उसके विलय के जो अणु हैं वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को या उसके नेचर को डिफाइन करता है, तो वो गुण उसका अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्यक गुणधर्म के साथ ही आपको पढ़ना है उनका आणविक द्रव्यमान भी, राइट। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि जो अपन किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी यौगिक का सामान्य द्रव्यमान जो होता है, जब कभी भी उसके अंदर विलय के कण जुड़ते हैं या उनका वियोजन होता है, तो वो क्या कर जाते हैं? तो वो कर जाते हैं उनका जो बेसिक द्रव्यमान, जो मूल द्रव्यमान है, उसमें परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन की वजह से वो बदल जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? असामान्य द्रव्यमान। क्लियर? ये कुछ बातें हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करेगी, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है? इन टॉपिक्स के साथ पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो आप सबने भी उतार लिया होगा, उतार जरूर लेना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, जितना साथ में चलोगे एक दिन रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, राइट। चले अब आओ, सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा? विलयन है, राइट। अब ये जो विलयन है एक्चुअली ये होता क्या है? सॉल्यूशन होता क्या है? हमेशा आप जब भी किसी चीज को देखते हैं, हम सब पानी को तो हम सब देखते हैं, डेली का काम है पानी, है ना। वाटर हम सब देखते हैं। वाटर जो है, जल जो है बेटा, जल एक क्या है आपके पास? शुद्ध विलायक है। क्या है बेटा? शुद्ध विलायक है। अब आप 12th में हैं तो थोड़ा सिंसियरिटी के साथ प्लीज पढ़ना शुरू करना, ओके। तो जल क्या है बेटा? आपका विलायक है। विलायक क्यों कहा इसको? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ क्या होगा? डिसॉल्व होगा, घुलेगा,
ठीक बात है। तो ये हमेशा एक अच्छा विलायक का कार्य करता है, अपने अंदर सबको घोलने का। कुछ लोग नहीं होते जिनका नेचर होता है वो हर किसी के साथ घुलना मिलना शुरू कर देते हैं या हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। इट मीन्स वो बहुत ही क्या है, सॉफ्ट नेचर का है ना। अच्छा है ना वो व्यक्ति जो हर किसी के साथ घुल मिल जाता है, यानी उसको कभी ऐसा फील ही नहीं करा था वो दूसरों को कि मैं नया हूँ या मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, अच्छा व्यक्ति कहते हैं। ऐसे ही जल एक क्या होता है, अच्छा विलायक है, मतलब दूसरों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। अब विलायक, और अब आता है सॉल्यूशन के अंदर अपने पास एक कंटेंट अपन नाम लिखेंगे विलय, जिसे अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यानी आप जब भी कोई विलयन बनाएं तो आपके पास दो घटक होने चाहिए, एक तो विलायक और एक विलय। विलायक वो होता है जो क्या करता है, किसी को घोलता है अपने अंदर, है ना, घोलने का कार्य जो करता है, घोलने का जो कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं। और जो घुलता है, खुद घुलता है, किसी में जो घुलता है, स्वयं घुलता है, उसे हम क्या कहते हैं राजा, उसे हम विलय कहते हैं। ठीक बात, दोनों की परिभाषा समझ में आई। यानी आप इस चैप्टर में इन दो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो विलायक क्या होता है, जो किसी को भी अपने अंदर घोलता है। जैसे कि आपके पास क्या है बेटा, आपके पास पानी है ना, आपने पानी लिया और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी। ठीक है, अब चीनी तो इसके अंदर घुल रही है, जो घुलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटे, विलय कहते हैं। जो घोलता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं विलायक। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी सबको। ये तो बेसिक है, हमने 11th में भी पढ़ा है, बस पढ़ा है, याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आज क्लियर हो गया। तो ये बेसिक सा आपको एक मैंने टॉपिक बताया है जिसके अंदर आपको पूरा चैप्टर इसके ऊपर निर्भर करता है, यानी एक आपका बेस है। विलय और विलायक जो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक बात समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं कि ये जो विलयन हमने तैयार किया है उसके अंदर हमें क्या मिलना चाहिए। तो जब अपन विलयन की बात करते हैं तो उसके प्रकार आ जाते हैं। प्रकार आएंगे तो प्रकार में अपने पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अपने पास दो चीजें होती है, एक तो होता है जब विलय और विलायक आपस में घुलते हैं। ध्यान रखना, जब एक पात्र के अंदर आपने क्या लिया, विलय, और क्या लिया बेटा, विलायक। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जब विलय की मात्रा क्या हो जाती है, विलय की मात्रा, ध्यान से सुनना, विलय की मात्रा जब क्या हो, कम या फिर ज्यादा, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, दो प्रकार के हो जाते हैं। जब इस विलयन में विलय और विलायक को डाला, उसमें आपने विलय की मात्रा को या तो कम किया या ज्यादा किया। जब आपने विलय की मात्रा को क्या किया बेटे, जब आपने विलय की मात्रा को कम किया तो क्या हो जाता है, विलयन तनु हो जाता है। ठीक, और वहीं पर ज्यादा कर दो तो विलयन क्या हो जाता है बेटा, सांद्र हो जाता है। किसकी मात्रा पर निर्भर कर रहा है, किसकी मात्रा पर निर्भर करता है, विलय की मात्रा पर। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं। अगर विलय की मात्रा कम और ज्यादा हो जाती है तो विलयन क्या हो जाते हैं, सांद्र व तनु हो जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब अपने पास जो विलयन के प्रकार हैं उसके अंदर अपन देखते हैं, अपने पास क्या होता है, जब अपन विलयनों के प्रकार देखते हैं तो विलय और विलायक में मात्रा समझ में आ गई। ठीक बात है। अब हम क्या करें, केवल मात्रा बदली है ना, विलय बदला नहीं है, विलय और विलायक सेम है,
यानी कि आपने यहाँ पर पानी लिया और यहाँ पर आपने चीनी ली, ठीक है। अगर चीनी की मात्रा कम है तो वो हो गया तनु, और चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो वो हो गया सांद्र। ठीक बात, क्लियर हो गई। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम कैसे कम कैसे ज़्यादा। सही है, प्रश्न तो आना वाजिब है भाई, है ना। अब मैं ये कह रही हूँ कि आपको आयनों की संख्या बढ़ानी है। जैसे आपके पास 1 गिलास पानी है ना, उसके अंदर आपने क्या रखा, आपने क्या किया कि आपने 1 चम्मच चीनी डाली। 1 चम्मच चीनी से तो पता ही नहीं चला, है ना। कम से कम 2 चम्मच डालनी पड़ेगी ना, है ना, तब जाके उसका टेस्ट आएगा। जब 1 चम्मच आपने डाली ना, तब उसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है। तो आइडेंटिफाई करो ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है, तनु होता है। वही में 2-3 चम्मच डाल दो तो चीनी चीनी का टेस्ट आ रहा है ना, इट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, सांद्र है। ठीक, क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। अब आता है अपना अगला टॉपिक, जिसमें अपन ये देखते हैं कि अपने पास वापस क्या है, वापस विलय है, और विलय के बाद अपने पास वापस क्या है बेटा, विलायक है। राइट बात है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम जब विलय और विलायक की बात कर रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि अपने पास विलय और विलायक में अगर ये ठोस, द्रव और गैस हो जाता है, यानी ये बदल रहा है, ठोस, द्रव और गैस हो जाता है, तब इसके आधार पर अभी हम किसके आधार पर कर रहे थे, विलय के आधार पर बता रहे थे ना, विलय के आधार पर विलयन तनु हुआ और सांद्र हुआ। अब हम विलायक के आधार पर क्या बता देंगे कि विलयन कैसा होगा। अगर आपका विलायक ठोस है तो विलयन हमेशा क्या होगा, ठोस। क्या होगा बेटा, ठोस विलयन। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है, आ रही है। अब आपके पास यदि विलायक ठोस, द्रव और गैस है तो आप इस आधार पर बताएंगे, ठोस है तो ठोस विलयन, द्रव है तो द्रव विलयन, और गैस है तो गैस विलयन। ठीक है, यानी आप इस चैप्टर में मेजरली यही चीज पढ़ोगे, यानी आप विलायक के आधार पर बताओगे कि सॉल्यूशन कैसा है, द्रवीय है, ठोस है, गैसीय विलयन है। बात तो समझ आई कि नहीं, क्लियर हो गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमने क्या किया था, विलय के आधार पर, और यहाँ पर विलायक के आधार पर हमने क्या कर दिया, 2 भाग बता दिए। ठीक है, तो अपने पास, अपने को इस चैप्टर में यही स्टडी करनी है कि अपने पास विलायक ठोस है तो विलयन ठोस होगा, द्रव है तो द्रव होगा, गैस है तो गैस। डन। भले ही ये बदलता रहे, ठोस द्रव गैस होता रहे, बट अगर आपका विलायक ठोस है और वो किसी के भी साथ मिल रहा है तो वो हमेशा ठोस विलयन ही होगा। क्लियर, चलें, बात समझ में आ गई। तो अब इसका मैं एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ क्या है। सबसे पहला आपके पास कौन सा है बेटा, गैस विलयन। ठीक बात है, आ गई बात समझ में, गैस विलयन। अब आपके पास विलायक गैस, 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 यानी कि विलयन कैसा होगा, गैसीय होगा। विलायक गैस के आधार पर क्या हो गया, गैसीय। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं, अपने पास अगला टॉपिक आता है कि विलय है आपके पास, है ना, विलय। अब भले ही विलय गैस, द्रव और ठोस हो, बट अपना सॉल्यूशन तो कैसा होगा, गैसीय होगा, बिकॉज ऑफ विलायक गैस है। ठीक है, नो इश्यू। अब तो डाउट आ ही नहीं सकता क्योंकि मैडम ने पहले क्लियर कर दिया। अब चलते हैं, जब विलायक में गैस को मिलाया तो क्या हुआ, ये कैसा मिश्रण हुआ, ये गैस का गैस में मिश्रण हुआ। अब गैस में गैस का क्या एग्जाम्पल, जहां से प्रश्न आएगा। अगर मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूं ना, तो चैप्टर के साथ ही बता रही हूं कि क्या, कौन सा क्वेश्चन कहां से किस तरह से आ सकता है। आप यही चाहते हैं, हर बच्चा चाहता है, तो मेरे साथ साथ टॉपिक को यहीं पे टिक कर लेना। ठीक, आ जाओ। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण,
गैस, दोनों गैसें हैं, इन दोनों का मिश्रण गैस का गैस में। क्लोरोफॉर्म द्रव है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का किसमें बेटा, नाइट्रोजन गैस में विलयन। गैस कपूर क्या है भाई, ठोस। ठीक है, एग्जाम में एग्जाम्पल से प्रश्न आता है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, सो प्लीज ध्यान से। अब आता है अगला, द्रव का द्रव में, फिर आएगा ठोस का ठोस में। ठीक है, द्रव के अंदर आपके पास एक पात्र है जिसमें द्रव मिलाया है, द्रव है। ठीक है, अब इसमें आपने गैस मिला दी, आपने द्रव मिला दी और आपने ठोस भी मिला दिया। ठीक है, द्रव क्या, द्रव में गैस कौन सी, जल के अंदर ऑक्सीजन, सब जानते हैं, नॉर्मल एग्जांपल है। द्रव का द्रव में यानी कि जल का एथेनॉल में, एल्कोहल सब जानते, किसी को इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ठोस और द्रव, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोन डी पीना चाहिए, है ना, हम सब पीते नहीं हैं बट पीना चाहिए, ताकि हम जब पढ़ें तो बॉटल के अंदर ग्लूकोन डी पानी के अंदर घोल कर रखा करो, ताकि तुम हर 5-10 मिनट में पानी पियो तो ऐसे लगना चाहिए कि हम एनर्जेटिक हैं। ऐसा नहीं कि हर टाइम पियो, पर हाँ जब आप स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू लंबा टाइम तक आप सिटिंग कर रहे हैं, तो उस समय ज़रूर पीवें। ठीक है, अगला आता है ठोस, गैस, द्रव, ठोस, ठोस और ठोस। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस का गैस में हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु के साथ, अपन सब जानते हैं ना कि कोई भी धातु होती है तो धातु की संरचना कैसी होती है, क्रिस्टल होती है। धातु हमेशा किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टल। ये बातें ध्यान करो भाई, अब जानना होगा। क्रिस्टल, और क्रिस्टल की आकृतियां कैसी होती है, क्रिस्टल इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छिद्रों में अधातु आती है, और अधातुएं क्या होती हैं, गैस फॉर्म में होती हैं। तो गैस फॉर्म में होती हैं अधातु, तो उसकी वजह से अपन क्या करते हैं, क्लियर। अब आता है द्रव और ठोस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। द्रव का ठोस में एक उदाहरण दो, पारे का सोडियम के साथ, याद है, सोडियम अमलगम, सुना है ना नाम, 11th में भी था। चलो, पारे तांबे का सोने के साथ, सोने की चीजें पहनते हैं हम, है ना, गोल्ड के कंगन पहनते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, केवल सोना थोड़ी होता है, उसमें तांबा भी होता है। अगर केवल सोना तो पहना ही नहीं जा सकता है ना, उसका कोई भी गहना बनाया ही नहीं जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपके विलयनों का प्रकार सेकंड टाइप, जिसमें विलायक मैटर करता है, फर्स्ट में विलय मैटर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, और वो टॉपिक क्या है आपका, अब आता है सेकंड पॉइंट, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। भाई विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने का क्या मतलब है, विलयनों की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं। अब देखो, विलयन की सांद्रता यानी कि अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें, अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस दौरान अपन देखते हैं कि अपने पास कोई भी विलयन है और उस विलयन में अपने पास सांद्रता शब्द आते ही अपने पास विलय की मात्रा से मतलब हो गया, और विलय की जब मात्रा आती है तो वो मात्रा ही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक बात है, इसके आधार पर ही जब विलायक में ये डाला जाता है तो हम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है, मोलरता, मोललता पढ़ा है ना, और उसके साथ में मोल अंश, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है, यानी कि अपन वहां पर पढ़ के तो आए हैं द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जिसको याद नहीं है मैं याद दिला रही हूँ, ठीक है, वही इसको कोरिलेट करता है। तो अपने पास सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। जब भी किसी के नाम के पीछे प्रतिशतता लग जाती है तो आप उसके सूत्र में इंटू 100 जरूर कर दो। जब भी प्रतिशतता दिखती है, याद है ना, अपन परसेंटेज निकालते हैं अपने तो 100 से गुणा करते हैं कि नहीं करते। आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसे हम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद मोल अंश, मोलरता, मोललता, राइट। और ये सब टॉपिक अपने को इसके अंदर अच्छे से पढ़ना है। ये सब पीछे भी पढ़ा है,
11th में भी पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ भी पढ़ना है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर भी अपने को इन चीज़ों को क्या करना है भाई, डिस्कस करना है, क्योंकि अपन यहाँ पे ही नहीं, अपन पीछे भी इनको पढ़कर आए हैं और ये बेसिक है, इसीलिए इस चैप्टर को मैं यहाँ से ही पहले से ही तुम्हारी नींव मजबूत कर रही हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है भाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी कि वेट अपॉन वेट। ठीक, आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि हम इसको कैसे निकालें? सुनो बच्चों, आपको ये तो पता है कि अपने पास द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को अपन दो तरीके से, या तो ग्राम में या फिर केजी में व्यक्त करते हैं। ये भी पता है, पीछे यूनिट कन्वर्टेशन जो था वो 11th में पढ़ा था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को कह रहा है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता, और अपन सब जानते हैं अपने पास जो विलयन है, उस विलयन का यदि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलयन के अंदर विलय है और विलय के साथ में विलायक है, यानी इसके भी ग्राम में मात्रा, इसकी भी ग्राम में मात्रा, इसकी अगर केजी में मात्रा तो इसकी भी केजी में मात्रा लेनी होगी, पर है द्रव्यमान, द्रव्यमान सही। यानी कि अगर मैं बात करूं कि विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, दिस इज द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो, परिभाषा क्या होगी? परिभाषा कह रही है किसी विलय के भार भागों की वह संख्या, परिभाषा कह रही है किसी विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के कितने भाग में, 100 भार भाग में उपस्थित है, उसे विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। बोलो समझ आई कि नहीं आई? बात क्लियर हुई कि नहीं हो गई? वेरी गुड। चलो अब चलते हैं आगे, इसका सूत्र देखते हैं। तो सूत्र क्या कहता है? सूत्र कह रहा है कि आपके पास यदि किसी भी विलयन का आपको द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है या किसी अवयव की ज्ञात करनी है तो आपको कैसे व्यक्त करना है? तो फॉर्मूला कहता है कि आपको उस सॉल्यूशन में से एक अवयव का द्रव्यमान लिखना है बटा उस सॉल्यूशन का पूरा द्रव्यमान लिखना है इंटू 100। अब आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, मैम हमें कैसे मालूम चलेगा, हम कैसे करेंगे इसको? इसके लिए ही तो मैं एग्जाम्पल भी लाई, उदाहरण से समझा कर जाऊंगी ताकि क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ में आए। आओ, आपको कहा गया है यदि 1000 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम तथा जल की मात्रा 900 ग्राम है, आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको एक बात, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करो ऐसा कोई भी, तो एक बात पहले कि क्या क्या दिया गया है। आपके पास विलयन का द्रव्यमान है क्या? विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया गया है। आपको क्या क्या दिया है भाई, वो लिख देती हूँ। चलो, आपको जो दिया है वो लिख देते हैं। आपको दिया है विलय, यानी कि आपके पास कितना है, 100 ग्राम। ठीक, अब आप सोचिए मैम विलय कैसे मालूम चला? भाई ग्लूकोज किस में घुला हुआ है, जल में, तो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज किसी के अंदर घुला हुआ है। अब आपके पास विलायक क्या है, विलायक कितना दिया है, 900 ग्राम दिया है, सही है। विलयन, विलयन कितना दिया है, 1000 ग्राम। ठीक है, इसके 1000 ग्राम में ग्लूकोज 100 है, 900 जल है। ठीक, आ जाओ, ये तो दिया गया है आपको, सब क्या है, दिया गया है, नोट कर लिया। पूछा क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता यानी कि अवयव का द्रव्यमान बट्टा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, क्या निकलेगा, कितना है, 100 बट्टा कितना। अगर आप चाहें तो आपके पास अगर ये ना भी दिया हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं, 900 प्लस 100, विलय और विलायक दोनों को जोड़ दिया तो विलयन का आ गया, 1000 ही तो हुआ, इंटू 100।
100 बट्टा क्या, क्या भाई जल्दी बताओ, 1000 गुना कितना 100, 1 1 1 1 1 1 कितना आया 10%। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ यस और नो। कितना इजी है, बस करना आना चाहिए, या यूं कहूं कि इच्छा होनी चाहिए कि कर सकते हैं। डन, चले आ जाओ, ये बात समझ में आ गई आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। ठीक है, अगला चलते हैं। 10% उत्तर दिया गया है। अगला क्या है, आयतन। आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी विलयन के, कोई भी सॉल्यूशन है उसके 100 आयतन में, 100 आयतन में विलय के आयतनों की संख्या, विलय के आयतनों की संख्या कहलाती है आयतन। आयतन प्रतिशतता कहलाती है, या यूं कहूं कि किसी भी विलयन के आयतनों की वह संख्या जो उसके विलय के भार भागों में व्यक्त होती है। क्लियर। अब भार भाग की जगह आपको क्या लिखना है, आयतनों में व्यक्त होती है। भार भाग तो कब होते हैं, जब द्रव्यमान होता है। आयतन कब होता है, जब आयतन प्रतिशत होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब चलते हैं सूत्र की ओर। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत है ना, सॉरी आयतन, आयतन प्रतिशत। आओ बच्चों, अवयव का आयतन प्रतिशत। क्लियर है। अब आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, अवयव का आयतन बट्टा विलयन का कुल आयतन आयतन इंटू 100। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ जी, अब आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कह रहा है 5 ml एथिल एल्कोहल। आपको क्या दिया गया है, दिया गया क्या है बेटा, क्या दिया गया है आपको, दिया गया है आपका 5 ml एथिल एल्कोहल तथा 20 ml जल मिलाकर। तो दिया गया है आपके पास एथिल एल्कोहल। अब देखो, अगर जिस बच्चे को फिर भी दिक्कत हो ना, तो ऐसे मिलाना, बनाना डायग्राम। इसमें क्या है, ये विलायक, विलायक क्या है, अब देखो एथिल एल्कोहल इतने जल में, जल आते समझ गए, जल क्या है, विलायक। अब क्या मिल रहा है इसमें, एथिल एल्कोहल, दैट इज C2H5OH, ये तो सब जानते हैं। ये घुल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, विलय। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, विलय का आयतन कितना दिया है, विलय का आयतन कितना दिया है बेटा, 5 ml। विलायक का आयतन कितना दिया है बेटा, 20 ml। ठीक है, एक विलयन बनाते हैं तो एथिल एल्कोहल का आयतन, यानी कि विलय का आयतन प्रतिशत पूछ रहा है, विलय का आयतन यानी कि आयतन बटा आयतन प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक, आयतन आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, विलय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन। अच्छा, विलयन पूरा लिखूं क्या, कहीं पर यूं नहीं हो जाए बच्चों को कि मैम ये क्या हो गया, ये पूरा पूछ देते हैं ना, पूरा लिख देती हूँ। विलयन, विलयन का कुल आयतन इंटू 100। ठीक बेटा, क्या है, विलय का 5 ml, कुल कितना है 20 + 5, विलय और विलायक इंटू 100। क्या आया, 5/25 गुणा 100, 5 चौक 25 25 50 50 50 100, 20%। क्लियर है, बोलो जल्दी यस और नो। बात समझ में आई या नहीं, कितने बच्चों को क्लियर हो गया,
उदाहरण समझ में आया? यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आता है एग्जाम में, इसीलिए ये करवा रही हूँ। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके डन। चलिए आ जाओ, अगला है 20% वहाँ लिखा गया है पर नो इशू, हमने यहाँ निकाल दिया है। चलिए अब आ रहा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होता है? एक चीज नोट करो, अभी उतार लिया होगा ना हेडिंग, जो आगे है वो विलय है, जो पीछे है वो विलायक। याद रख लेना, कोई इश्यू नहीं है। चलो इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा कहते हैं कि 100 ml विलियन में किसी विलय के घुली हुई ग्राम में मात्रा, ml यानी 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। राइट? कितना इजी है, कितना इजी है कि अगर आपके पास में सॉल्यूशन लूं तो इस सॉल्यूशन के 100 ml में, ये क्या है? विलियन। 100 ml विलियन में उपस्थित क्या बेटा? विलय के भार भागों की संख्या। और हमेशा 100 ही क्यों ले रही हूं, 1000 क्यों नहीं? क्योंकि हम यहाँ प्रतिशत निकाल रहे हैं। अगर मैं मोलरता की बात करती तो लीटर में आ जाता तुरंत। हाँ या ना बेटा? क्लियर हो गई? इंटरेस्टिंग है ना? तो इस तरह से परिभाषा को भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। डन। चलिए आगे, अब आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलय की ग्राम में भार बटा विलियन का आयतन ml में इंटू 100। ठीक, देखो ग्राम में है तो आयतन ml में चलेगा, केजी में है तो लीटर में चलेगा। यू मेक श्योर, इन चीजों को ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ग्राम में है और ये लीटर में चले, नो, बराबर इक्वल चलना चाहिए। इतना आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखो। यूनिट सेम तभी आंसर सही आएगा, यूनिट चेंज तो आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता है। ध्यान से करो, ठीक है? चलो जी आओ अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 50 ml जलीय विलयन में 5 ग्राम नमक मिलाया हुआ है। आ जाओ भाई राजा, आपके पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? आपके पास 50 ml जलीय विलयन में 5 ग्राम नमक मिलाया हुआ है, यानी कि आपका सॉल्यूशन 50 ml है। ये जलीय विलयन में अब क्या मिलाया गया है? 5 ग्राम मिलाया गया है, ये विलय है। ठीक बात है, ठीक बात है। इस जलीय विलयन में 5 ग्राम ये मिला दिया है, तो नमक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा? अब अपने पास तो ये सॉल्यूशन है, ये विलायक नहीं है, ये विलयन है, जलीय विलयन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि 50 + 5 कर दो 55, नो नो नो। डन। तो चलो आ जाओ भाई, तो अपने पास क्या क्या दिया है? अपने पास विलय का द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। जलीय विलयन, विलयन का आयतन दिया है कितना? 50 ml। नोट कर लिया। विलायक की हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें पूछा ही नहीं, अगले ने पूछा क्या है? नमक का, जो नमक घुला है ना उसका द्रव्यमान प्रतिशत। तो नमक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नमक का क्या चाहिए आपको? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कैसे लिखोगे? विलय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का आयतन इंटू 100। मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम्हारी कॉपी में जगह है तो बराबर लिखना। तो क्या है? विलय का द्रव्यमान 5 बट्टा 50 इंटू 100। क्या है आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा 50 बट्टे 5, 10%। क्लियर है? ओके डन।
आ गया, सबको समझ में आ गया और मैंने अपने हाथ से तुम्हें करके दिखा दिया। ऐसा नहीं कि भाई मैंने आंसर लिख दिया, कराया नहीं, ऐसा नहीं, मैंने पूरा एकदम अच्छे से प्यार से तुम्हें करवाया ताकि मेरे बच्चों को चीज़ें समझ में आए। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब ये तो हो गया आपके तीनों प्रतिशत गुणधर्म, द्रव्यमान द्रव्यमान, आयतन आयतन, द्रव्यमान आयतन। डन। क्लियर है? एक बार हम सब दिखा देना। फिर चलते हैं आगे। अब आता है पार्ट्स पर मिलियन। इसकी परिभाषा क्या होती है, पर अपन ने ये क्यों पढ़ना है, सांद्रता में इसका क्या रोल है। जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, उस समय हम क्या करते हैं, इस शब्द का यूज करते हैं। 10 की घात 6 अगर आपके पास क्या हो, विलायक हो और उसमें विलय घोला जाए तो नगण्य ही माना जाता है लगभग। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इस शब्द का यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन 10 की घात 6 के लिए। ठीक, चलो ओके डन। आ जाओ। परिभाषा कहती है कि किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलय के 10 लाख भार भागों में उपस्थित हो, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है, ppm। डन है? नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। चले, अब सूत्र क्या कहता है, अवयव के भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या बट्टा सभी उपस्थित अवयवों के कुल भागों की संख्या। सिमिलरली वहां जैसा अपने द्रव्यमान में कहा था, जब भाग दोगे तो भाग टोटल का होगा जितने भी अवयव हैं, और जिसका आपको निकालना है वो ऊपर लिखा जाता है। उसमें सभी जितने भी अवयव हैं उन सबका योग करके भाग दो, और गुणा कितने से करना है, 10 की घात 6 से, क्योंकि ये 10 की घात 6 भार भाग में उपस्थित है, गुणा 100 से क्योंकि वो 100 भार भाग में उपस्थित था, गुणा 1000 से अगर वो 1000 भार भाग में उपस्थित है। क्लियर रखना दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आ जाओ, चलते हैं आगे। उदाहरण, जल की कठोरता कैल्शियम क्या है, ये बाइकार्बोनेट के कारण इतने पार्ट पर मिलियन है, तो इसका अभिप्राय क्या है, ये बात लिखने का तात्पर्य क्या है कि आपके इतने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट 6 की घात 10 ग्राम कठोर जल में उपस्थित है। यानी कि अगर आपके पास 10 की घात 6 ग्राम कठोर जल है तो उसमें 16.7 ग्राम कितना नगण्य है, कितना कम है, 10 लाख मात्रा में 16.7। इसीलिए हम इसको किस में माप रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स मतलब छोटा सा भाग, ठीक है। चले, विलय का छोटा सा भाग जो मिलियन विलायक में उपस्थित है। डन। चलिए आओ जी आओ। इसी प्रकार वायु में विषैली गैसों की मात्रा पार्ट्स पर मिलियन है। अगर ज्यादा होती तो गोविंदाय नमो नमः, हम भी जीवित नहीं होते, इसलिए बहुत कम है वो मात्रा। 10 ppm नाइट्रस ऑक्साइड गैस का अभिप्राय है 10 ग्राम नाइट्रस ऑक्साइड 10 की घात 6 ग्राम वायु में उपस्थित है। शायद ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया है। चले, अब आता है मोलरता। मोलरता क्या, मोलरता का मतलब क्या होता है, मोलरता शब्द आते हैं, ये तो सबको पता है, तुमको भी पता है, तुमने 11th में पढ़ा है, तो जल्दी से अपने कमेंट में लिखकर बताओ कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है, जल्दी जल्दी बता दो। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। तो पढ़ा हुआ पार्ट है। तो परिभाषा कहती है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। यानी कि आप ये जो सॉल्यूशन ले रहे हैं ये 1 लीटर है, 1 लीटर विलियन है, और उसके अंदर डिसॉल्व क्या हो रहा है, विलय डिसॉल्व हो रहा था। 1 लीटर में जितने विलय के मोल्स होंगे, मोल, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला क्या होगा मोलरता का, विलय की पदार्थ की मोलों में संख्या और विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अगर आपके पास मोल नहीं है क्वेश्चन में, तो आप मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या की जगह आप लिख सकते हैं विलय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलय का अणुभार। अणुभार
यानी ये चीज आप इसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। चलो जी चलो चलते हैं आगे। अगर यहाँ लीटर ना होता, अगर यहाँ ml होता तो हमें यहाँ 1000 से गुणा करना पड़ता, लेकिन यहाँ लीटर है इसलिए यहाँ गुणा नहीं किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सब चीजें नोट जरूर कर लेना बेटा प्लीज। ठीक है, अब बड़े हो जाओ लाला। चलो आ जाओ, अब आता है एग्जाम्पल। ओहो क्या बात है, प्रश्न तो अपने स्क्रीन पर आ ही चुका है कि 2 लीटर विलियन में 5 ग्राम NaCl युक्त विलियन की मोलरता की गणना कीजिए, जबकि सोडियम क्लोराइड का आणविक भार इतना है। अब आपको मोलरता ज्ञात करनी है, राइट। आपको क्या दिया गया है, 2 लीटर सॉल्यूशन, आपको विलियन दिया गया है, विलियन का आयतन दिया गया है, कितना बेटा, विलियन का आयतन कितना दिया है आपको 2 लीटर। विलय कितना दिया है, विलय की ग्राम में मात्रा दी है 5 ग्राम। ठीक है, मोलरता चाहिए, मोलरता चाहिए। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर अपने पास क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है, विलय की अगर ग्राम में मात्रा है तो विलय का अणुभार भी चाहिए और अणुभार के साथ साथ क्या चाहिए, आयतन भी चाहिए। किसका, आयतन विलियन का। ठीक है, आपके पास ग्राम में मात्रा कितनी बेटा 5, विलय सोडियम का अणुभार भी दिया है 58.5 गुणा आयतन कितना दिया है 2 लीटर। तो 1000 से गुणा नहीं करना, लीटर में है ना तो नहीं करना, अगर ml में होता तो करना होता। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट, आंसर क्या आएगा, निकाल लोगे हाँ या ना। क्लियर, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने करके भी दिखा दिया है, नो इशू। तो आप यहाँ पर इसकी मोलरता इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह प्रॉपर आंसर भी इसका आप निकाल सकते हैं, मैंने हाथ से भी आपको करके दिखा दिया है। ठीक बात है, तो यानी आपका आंसर क्या आएगा, वहाँ पर पीछे अगर आप जाना चाहें 0.043, ठीक है। चलो ओके डन, चलिए भाई 0.043 m। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मोललता। मोललता क्या होती है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम 1 kg, वहाँ 1 लीटर था। ध्यान से, वैसे तो पता है, मुझे पता है ये बात पड़ी हुई है, पर फिर भी है ना, हमारा तो फर्ज है ना आपको बेसिक से पढ़ाना है ताकि मेरे बच्चे कभी भूले नहीं। ठीक है, तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो सूत्र क्या होगा, मोललता बराबर विलय के मोल की संख्या बट्टा भार, मोल ना हो ग्राम में हो तो ग्राम में बट्टा अणुभार, और तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है, मोललता बराबर विलय का ग्राम में भार बटा विलायक का भार केजी में। ठीक है, नो इश्यू। क्लियर है, ये तो आपने पीछे भी पढ़ा है, पर आज भी नोट जरूर कर लेना प्लीज बच्चों, ताकि बात समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए अपने पास एक 1.00 मोल प्रति केजी KCl का जलीय विलयन है, तो इसका मतलब है 1 मोल 74.5। जरा ध्यान से सुनना, वैसे तो बताया है कि 1 मोल का मतलब कोई भी पदार्थ हो उसका खुद का बेसिक अणुभार होता है, 1 मोल उसके अणुभार के बराबर होता है। जैसे कार्बन का 1 मोल, उसके अंदर 12 ग्राम ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 1 मोल में तो 12 ग्राम ही होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होगा, 14 ही होंगे। सोडियम 22 या 23.5 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं। 1 मोल फिक्स्ड है। डन। चलिए, तो KCl को 1 kg जल में मिलाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं अपने पास कि अपने को फॉर्मूला, एक क्वेश्चन अपने को दिया है जिसका आंसर भी यहाँ है, बट फिर भी 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 500 ग्राम जल में घुला हुआ है तो मोललता। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको आपको ध्यान में भी रखना है। ठीक है, 6 ग्राम यूरिया है तो आपको फॉर्मूले में ग्राम वाला फॉर्मूला लेना होगा, और विलायक का भार 6 है, 6 यूरिया का क्या है, ये
यूरिया का अणुभार है। ठीक है, तो निकाल लोगे, आंसर क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है, मैंने सारा करा भी दिया है, तो कोई दिक्कत आनी भी नहीं है। चले, बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। अब आता है अगला प्रश्न। 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड किलोग्राम 2 किलोग्राम जल में घुला हुआ है, तो उसकी मोललता ज्ञात करो। आपको क्या दिया है, इतना ग्राम दिया है और इतने किलोग्राम में घुला हुआ है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का आपको अणुभार पता होना चाहिए, इसका अणुभार भी निकाल देना। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड जो है उसका अणुभार कितना होता है 111। ठीक है, हमने भी लिख दिया और डायरेक्ट उसका आंसर क्या आ जाएगा 1/20 और 0.05। क्लियर है? ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, सबको बात समझ में आ गई है। कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, इट्स नॉर्मल यार, अब तो आ गया होगा, प्रैक्टिस कर रहे हो अब तो। ठीक है, चलो आओ अब चलते हैं आगे। 0.4 मोल 500 ml तैयार करने के लिए कितने कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दें। इतने मोलरता, यानी कि आपको मोलरता दी गई है 0.4 m, ठीक, का घोल का 500 ml तैयार करना है, यानी कि आयतन दिया है आपको कितना 500 ml। ठीक, कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी CuSO4 जो किसी के अंदर डिसॉल्व है, यानी ये विलय है। इस विलय की आपको ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। कॉपर सल्फेट का आणविक भार आपको दिया गया, इसलिए नो इश्यू। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने को पता है कि मोलरता बराबर क्या होता है बेटा, मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बट्टा आयतन। ठीक, मोलरता दी गई है, आयतन दिया गया है, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी तो जाके ग्राम में बदलोगे। मोल्स आएंगे तभी तो ग्राम बदलोगे, हाँ या ना? सही है कि नहीं? सही है। तो अपने पास m गुणा v बराबर n, मोलों की संख्या पता चल गई। n क्या है? मोलों की संख्या। v क्या है? आयतन। ठीक है जी, क्या है दिया हुआ, जरा ध्यान से देखो। 0.4 इंटू 500 ml है, के लीटर में कन्वर्ट करो 0.5, क्या होगा इसको 0.5 लीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। 5 के 20 क्या भाई 0.2। ठीक है, कोनो इश्यू। n मोलों की संख्या आ गई, मोलों की संख्या आ गई क्या 0.2। अब इन मोलों की संख्या को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में, हाँ या ना? तो मोलों की संख्या को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें किसका भाग दे देंगे? अणुभार का। आ जाएगा आंसर, हाँ या ना? समझ में आ गई बात कि हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो अपने को 0.2 को किसका भाग दे देना है? 160 का। तो ये आपके पास, ओहो हो, अच्छा ये प्रश्न आया था। ओके डन। चले, सबसे पहले अपन ने जो किया वो आपके सामने है, 0.2 मोल। उसके बाद अपने पास आणविक भार आ गया, तो अपन क्या करेंगे, m गुणा n गुणा आणविक भार, मोलों की संख्या को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा 0.2 गुणा 160। क्लियर? तो क्या आएगा आंसर 32 ग्राम। चलो जी, क्लियर है, टॉपिक समझ में आ गया होगा, सभी को बात क्लियर भी हो गई होगी। बोलो हुई कि नहीं? बहुत अच्छे से अपन ने चीज़ों को कर दिया है, बहुत अच्छे से अपन ने चीज़ों को कवर भी किया है। सारे क्वेश्चंस के साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने के साथ ही आपको ये चीज़ें समझाई है, ताकि आपको ऐसा ना लगे केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं। नहीं, जब अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री को वैसे ही पढ़ो जैसे हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकल में पढ़ने लग जाओ। नो, ठीक है, मैंने कोशिश की है, आप उसको अप्लाई करो ताकि आपको भी ये चीज़ें इस तरह से ही अच्छी लगे और इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको पढ़ पाएँ। राइट? तो मिलते हैं अगली अपन
क्लास में अगले लेक्चर के साथ। आपको कैसा लगा क्लास ज़रूर बताएंगे। ओके, तो तब तक, जब तक मैं अगली क्लास में आती हूँ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच बच्चों।